लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने जिम्नोस्पर्मी डिवीजन में रूट्स तक कंप्लीट किया था। पाइनस में ग्लोमस फंगस माइकोराइजल एसोसिएशन फॉर्म करता है एंड साइकस की कोरेलॉइड रूट्स होती है जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके साइकस को देते हैं और साइकस बदले में फूड एंड शेल्टर देता है। मतलब साइकस और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन हो या फिर पाइनस एंड ग्लोमस फंगस का माइकोराइजल एसोसिएशन हो, दोनों भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन थे। ओके, दोनों में बेनिफिट हो रहा था दोनों ऑर्गेनिज्म को, दोनों एसोसिएशन। अब स्टेम के बाद रूट के बाद में नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टेम। ओके, तो जिम्नोस्पर्म में नेक्स्ट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर स्टेम। स्टेम यहाँ पर ग्रो करेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर वास्कुलर टिश्यू है और वास्कुलर टिश्यू के कारण इसकी हाइट बढ़ेगी, मतलब स्टेम थोड़ा हाइटेड रह सकता है। ओके, अब स्टेम की यूजुअली हाइट जो है वो कुछ जिम्नोस्पर्म में 4-5 फीट तक हो सकती है और कुछ स्टेम में टॉल भी हो सकते हैं। ओके, स्टेम के बेसिस पर टॉल प्लांट बन सकते हैं, ये स्टेम की ग्रोथ होती है तो इवन one of the tallest plant belong to gymnosperm। ओके, तो एक प्लांट है रेडवुड सिक्वोइया, रेडवुड सिक्वोइया, जिसको जायंट सिक्वोइया भी टर्म देते हैं, जायंट सिक्वोइया। रेडवुड सिक्वोइया और जायंट सिक्वोइया ये जिम्नोस्पर्म है और ये वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ओके, वन ऑफ द टॉलेस्ट और नॉट ओनली जिम्नोस्पर्म, वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट ऑन अर्थ। रेडवुड सिक्वोइया is one of the tallest plant on earth। ओके, तो ऐसा जिम्नोस्पर्म जो पूरे प्लांट किंगडम में टॉलेस्ट की कैटेगरी में आता है वो है रेडवुड सिक्वोइया, जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। स्टेम जो है वो टॉल भी हो सकते हैं और टॉलेस्ट भी हो सकते हैं, इसके बेसिस पर प्लांट स्टेम की ग्रोथ इतनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके पास में कंडक्टिंग टिश्यू है और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो अबाउट 300 to 3000 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं रेडवुड सिक्वोइया, ऐसा देखा गया। स्टेम कुछ में ब्रांच स्टेम मिलेगा, ब्रांच स्टेम फॉर एग्जांपल पाइनस एंड सिट्रस। एनसीईआरटी में पाइनस का डायग्राम दिया हुआ है, पाइनस का इमेज दिया हुआ है, सॉरी डायग्राम नहीं इमेज दिया है, तो आप उस इमेज को देख सकते हैं। तो आपको दिखेगा वहां पर कि पाइनस जो ग्रो कर रहा है उसके ऊपर जो लीव्स आती जा रही है, पाइनस जो ग्रो कर रहा है तो उसकी ब्रांचेस भी निकलती जा रही पाइनस की, उसके ऊपर लीव्स दिखाई गई। ओके, इसके कारण वो आपको वहां पर बुशी लाइन दिखता है, लेकिन वहां पर ब्रांचिंग है। ओके, तो पाइनस एंड सिट्रस के एग्जांपल हो गए ब्रांच स्टेम के। वही कुछ में अनब्रांच स्टेम होता है,
सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म में ओनली स्टेम इरेक्ट होगा, उस सिंपल रहेगा, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगी। तो अनब्रांच स्टेम का एग्जांपल है साइकस। ओके, इस स्टेम से रिलेटेड टर्म। नेक्स्ट लीफ। तो ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स प्रेजेंट होती है, हमने लिखा था। इसमें भी जो लीव्स होगी, लीव्स प्रेजेंट रहेगी। इसमें लीव्स सिंपल और कंपाउंड टाइप की हो सकती है। ओके, सिंपल लीफ का मतलब होता है बेटा कि अगर उसकी एक ही लेमाइना हो, लीफ लेमाइना कंप्लीट हो, रेगुलर हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। ओके, मतलब वो इस तरह से एक ही। लेकिन कंपाउंड लीफ का मतलब होता है कि ये ब्रांच यहाँ पर इससे जुड़ी हुई है, स्टॉक लीफ का पेड यहाँ पर पेडंकल, और यहाँ से फिर जब नई लीफ बनेगी, लीफ का बेसल पार्ट जो जुड़ा रहेगा यहाँ पर स्टॉक के पास, तो यहाँ से लीफ शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ से जो लीफ शुरू हो रही है उसकी लीफ लेमाइना कंप्लीट नहीं है। ओके, वो फ्यूज हो रही है, मतलब वो ब्रेक हो चुकी है। ओके, तो लीफ लेमाइना, लीफ ब्लेड है, लीफ ब्लेड और लीफ लेमाइना, वो यहाँ पर सेक्शंस में डिवाइडेड है, कंप्लीट नहीं है। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो एक लीफ से एक ही आ रही है, यहाँ पर दूसरी अगर लीफ आ रही है तो यहाँ से अगर आ रही है दूसरी लीफ, ये दोनों सेपरेटेड है, इनकी दोनों की लीफ लेमाइना, लीफ ब्लेड अलग अलग है। जबकि इनका एक लीफ होनी चाहिए थी, उसकी बजाय यहाँ पर ये एक ही लीफ लेमाइना को शेयर कर रही है। 3 लीफ हमने दिखाया यहाँ पर। तो 3 लीव्स वहां पर हम दिखा रहे हैं जो एक ही लीफ लेमाइना से बनी है। ओके, तो सिंपल लीफ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड लीफ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लीफ लेमाइना इरेगुलर होगी, लीफ ब्लेड या लीफ लेमाइना वहां पर इरेगुलर रहता है। ओके सर, लीफ का शेप ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, मैंने आपको बस सिंपल और कंपाउंड लीव्स कैसे बनती है उसके लिए आपको एक वहां पर एग्जांपल वहां पर दिया। ओके, तो लीव्स सिंपल और कंपाउंड टाइप की हो सकती है। ओके, साइकस जो प्लांट होता है, साइकस में बाद में तो निडल शेप लीव्स आती है। मैंने कल आप लोगों को डायग्राम वहां पर बना करके बताया था कि किस तरह से साइकस आपने रेलवे ट्रैक के आसपास देखा होगा। ओके, लेकिन उसके पहले उसके पास में निडल शेप जो रिड्यूस लीव्स आती है वाटर अडेप्टेशन के लिए, तो उसके पहले वहां पर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स वहां पर पहले कुछ इयर्स तक सर्वाइव करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं, एनसीईआरटी में दिया है, इन साइकस पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, डायरेक्टली वैसा वैसा स्टेटमेंट आपको पूछते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स persist for several years, persist for first few years, ओके। तो स्टार्टिंग में उसमें पहले पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स आती है एंड देन फिर बाद में जैसे वो ग्रो करता है तो वो लीव्स शेड हो जाती है, उसके बदले में जब नई लीव्स आती है तो वो नीडल शेप आती है, ताकि वो वाटर कम है उस सॉइल में तो उसके लिए अडाप्ट कर सके। प्लांट ग्रो कर रहा है, ज्यादा नंबर में सेल हो रही है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और उस सॉइल में वाटर कम है, देयरफॉर अब उसकी लीव्स यहाँ पर। तो लीव्स से रिलेटेड बहुत सारे अडाप्टेशन हमको दिखते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ओके, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में, यस बेटा। सर वो जो ऊपर वाला डायग्राम है वो सिंपल का है क्या, और जो नीचे वाला वो कंपाउंड लीव्स? यस बेटा,
लीफ लेमाइना अलग अलग है। ओके, लीफ फेज पूरे अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लीफ लेमाइना अलग अलग दिख रहे हैं, तो वो सिंपल लीव्स और ये कंपाउंड लीव्स। आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है मैंने कि ऐसा वहां पर जनरल होता है, लेकिन शेप ऐसा ही वो जरूरी नहीं है। आपको क्या समझाया है कि लीफ लेमाइना अगर वो शेयर नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लीफ लेमाइना, तो सिंपल लीव्स, और अगर लीफ लेमाइना शेयर कर रहे हैं तो वो कंपाउंड लीव्स। ओके, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक डायग्राम बनाया है। जरूरी नहीं कि हर एक प्लांट में ऐसी लीव्स बनेगी सिंपल और कंपाउंड के टाइप पर। वो शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लीफ लेमाइना को, ओके, कंटिन्यूअस है या सेक्शन में है लीफ लेमाइना, उसके बेसिस पर हम सिंपल और कंपाउंड लीव्स को बोलते हैं। ओके बेटा मनस्वी? यस सर। Most of the gymnosperms exhibit adaptations to cope up water scarcity, to cope up water scarcity। ओके, तो वाटर स्कैर्सिटी मतलब वाटर अबंडेंस में नहीं है, वाटर रिच अमाउंट में नहीं है, वाटर बहुत कम है अवेलेबल सॉइल के पास। और ऐसे में वाटर अगर कम है तो प्लांट्स के लिए वहां पर वाटर कम अवेलेबल है तो लॉस भी कम करना पड़ेगा। लॉस, वाटर लॉस किस प्रोसेस में होता है बेटा? प्लांट वाटर का लॉस करते हैं कौन सी प्रोसेस में? ट्रांसपिरेशन। यस, वेरी गुड, ट्रांसपिरेशन। ओके, तो मतलब ट्रांसपिरेशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से होते हैं जो गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको? स्टोमेटा। यस, स्टोमेटा। तो सिंगल को स्टोमा एंड मेनी को स्टोमेटा। ओके, तो जो स्टोमेटा है, ओके, वहां से ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए। इसके लिए पहली बात तो स्टोमेटा को ही संकन होना चाहिए। पहला अडेप्टेशन ये करते हैं संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा का मतलब है कि स्टोमेटा वहां पर डीपली बरीड है, गार्ड सेल जो है वो ऊपर की तरफ है, और जो पोर है जिसको हम स्टोमा कहते हैं वो अंदर की तरफ है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। मतलब जैसे ये कोई गार्ड सेल है, ओके, सिंपली आपको समझा रहा हूँ। तो ये गार्ड सेल्स है और ये स्टोमेटा आपको दिख रहा है वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो कि गार्ड सेल्स इस तरह से बने कि जो स्टोमेटा है वो संकन रहे, धसा हुआ रहे, अंदर की तरफ रहे, तो वो जल्दी से वहां पर इवोपरेशन नहीं होगा। ओके, वाटर का इवोपरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ओके, तो संकन स्टोमेटा मतलब लीफ के अंदर अंदर की तरफ धसे हुए रहेंगे। ओके, डीपली बरीड रहेंगे, अंदर की तरफ धसे हुए रहेंगे स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा। दूसरा, स्टोमेटा मोस्टली कौन से प्लांट ऑर्गन पर होते हैं? लीव्स। लीव्स पर होते हैं। ओके, तो लीव्स का अगर सरफेस एरिया, जैसे ये लीफ है और दूसरी लीफ हमने बनाई ये लीफ, तो अब बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? इस लीफ का ज्यादा है या इस लीफ का ज्यादा है? ब्लू कलर में बनाई हुई लीफ का ज्यादा है या ब्लैक कलर में बनाई हुई लीफ का ज्यादा है सरफेस एरिया?
दिख रहा है ना ब्लैक कलर? इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, नहीं सरफेस एरिया ज्यादा है इसका। तो सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर विड्थ भी तो आ रही है ना, विड्थ भी है और लेंथ भी है। ओके, यहाँ पर विड्थ कम है, मतलब यहाँ पर ओनली लेंथ दिख रही है आपको, तो निडल शेप यहाँ पर बन जाती है लीव्स, जिसके कारण सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ तो स्टोमेटा का नंबर कम होगा। इस लीफ पर ज्यादा स्टोमेटा हो सकते हैं, भाई इस लीफ पर कम स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा का नंबर कम हो जाता है लीफ का एरिया रिड्यूस करने पर। ओके, तो यहाँ पर लीव्स कैसी मिलेगी? निडल शेप लीव्स। ओके, रिड्यूस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम होगा तो दो चीजें हो जाएगी। पहली बात तो स्टोमेटा भी कम हो जाएंगे और लाइट की डायरेक्ट इंटेंसिटी जो आ रही है वहां पर, लाइट जो आ रही है वो कम पड़ेगी इसके ऊपर। ओके, प्लांट को उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो रिड्यूस सरफेस एरिया और ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कम होगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। ओके, तो टेम्परेचर कम आएगा, इंटेंसिटी लाइट की कम आएगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। स्टोमेटा कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस भी तो कम हो जाएगा फिर। फोटोसिंथेसिस भी तो कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस, फूड न्यूट्रिशन भी तो बराबर बनना चाहिए। इसके लिए क्या अडेप्टेशन करते हैं फिर ये? फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। उसके लिए ये क्या करेंगे कि अपना जो स्टेम है उसको फ्लैशी बना देते हैं। ओके, स्टेम को फ्लैशी बना लेते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग मोस्ट ऑफ दी जिम्नोस्पर्म्स में स्टेम वहां पर क्या हो जाते हैं, या ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में क्या हो जाते हैं, स्टेम ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं। तो इनकी जो क्यूटेनियस लेयर होती है, क्यूटेनियस मतलब स्किन की लेयर, मतलब इंटेगमेंट इनका बाहर का जो है वो फ्लैशी एंड ग्रीन हो जाता है। तो फ्लैशी एंड ग्रीन क्यूटिकल स्किन की जो कवरिंग होती है तो स्टेम फ्लैशी हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि क्यूटिकल बाहर की जो कवरिंग होती है वो ग्रीन हो जाती है, मतलब उनमें क्यूटिकल सेल्स में, क्यूटिकुलर सेल्स में वहां पर क्लोरोफिल आ जाता है और फिर वो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। और स्टेम के ऊपर, क्यूटिकल्स के ऊपर स्टोमेटा 1% रहते हैं ओनली, 99% स्टोमेटा लीव्स के ऊपर रहते हैं। ओके, तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ी सरफेस मिल गई। ओके, इस तरह के अडेप्टेशन ये करते हैं ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस के लिए, जहां पर पानी कम होता है कुछ जगहों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन? यस ओके, सर। तो टेरिडोफाइट्स में हमने कहा था कि लीव्स के ऊपर स्पोर बियर करते हैं, उनको हमने स्पोरोफिल्स कहा था। यहाँ पर भी कुछ लीव्स के ऊपर स्पोर बियर करेंगे। वो लीव्स के पास में स्पोरेंजिया होगी और स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पर होगी। ठीक है, मतलब वहां पर ऐसी लीव्स होगी जो इन स्पोरेंजिया को बियर करेंगे और स्पोरेंजिया में स्पोर बनेंगे।
स्पोर बियरिंग लीव्स यहाँ पर भी मिलने वाली है। सेम हम वैसा ही लिखेंगे जैसा टेरिडोफाइट में लिखा था, बट यहाँ पर हेट्रोस्पोरी 100% होती है सभी प्लांट्स में। आपको बताया था जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में हेट्रोस्पोरी होती है, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर सभी में मिलेंगे, while टेरिडोफाइट्स में ओनली सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में मिले थे। नेक्स्ट, some of the leaves, okay, some of the leaves consist of sporangia, okay, और sporangia के अंदर क्या बनेंगे, spores, okay। बस इस तरह से अल्टीमेटली स्पोर बियरिंग लीव्स को हम क्या कहेंगे, स्पोर बियरिंग लीव्स को क्या नाम देते हैं बेटा हम, टेरिडोफाइट्स में पढ़ा करते, यस, स्पोरोफिल्स, ओके, स्पोरोफिल्स। यहाँ पर स्पोर बियरिंग लीव्स होगी स्पोरोफिल्स। बट क्या स्पोर एक ही टाइप के हैं, होमोस्पोरी है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में? तो नहीं, क्योंकि हमने कहा था ओव्यूल से सीड बनती है, लेकिन सीड बनने के लिए दो कैरेक्टर ओव्यूल के साथ में और होना चाहिए, हेट्रोस्पोरी एंड रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑन पेरेंट प्लांट बॉडी। फर्टिलाइजेशन के बाद में भी पेरेंट प्लांट बॉडी पर, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पर फीमेल गैमेटोफाइट रुकना चाहिए, ओके, और हेट्रोस्पोर। तो यहाँ पर स्पोर कैसे बनेंगे, दो टाइप के, हेट्रोस्पोरी होती है, all gymnosperm exhibit heterospory, okay, all gymnosperms exhibit heterospory। अरे सीट बनानी कि नहीं बनानी सबको, जिम्नोस्पर्म को हेट्रोस्पोरी दिखानी पड़ेगी, ओके। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी मतलब टू टाइप के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, स्मॉल साइज के स्पोर को बोलेंगे माइक्रोस्पोर, एंड लार्ज साइज के स्पोर को हम बोलेंगे मैक्रो और मेगास्पोर्स, ओके। तो यहाँ पर हर प्लांट के लिए यहाँ पर ऐसा है कि हर जिम्नोस्पर्म के पास में स्पोर बनेंगे, ओके। किसी प्लांट के पास में दोनों स्पोर बनेंगे, एक प्लांट पर ही, एक ट्री पर ही, और किसी में अलग अलग बनेंगे। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ओके। तो पाइनस, पाइनस में सेम ट्री पर, ओके, सेम ट्री पर माइक्रोस्पोर एज वेल एज मेगास्पोर्स दोनों डेवलप होते हैं। और आपको पता है कि माइक्रोस्पोर आगे हमने पढ़ चुके हैं टेरिडोफाइट में कि माइक्रोस्पोर आगे मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ओके। और मेल गैमेटोफाइट पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आएंगे, मतलब वो मेल और फीमेल हम उसको बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर बनाएगा आगे जा करके पाइनस की उसी ट्री पर, और मेगास्पोर भी वहीं पर बनाएगा। तो इसका मतलब है पाइनस कैसा हो गया फिर, मोनोइशियस, है ना, बाइसेक्सुअल प्लांट। ओके, एक ही प्लांट पर, एक ही ट्री पर पाइनस के वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाने वाले स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाने वाले स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ये पाइनस मोनोइशियस हो गया। लेकिन साइकस में ऐसा नहीं होता, साइकस में एक ट्री पर ओनली माइक्रोस्पोर आ सकते हैं और अनदर मेंबर पर
ठीक है, दूसरा साइकस के ट्री पर मेगास्पोर आ सकते हैं। ओके, दोनों एक साथ में नहीं आते। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक पर ही मिलेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक पर ही मिलेंगे। ये साइकस क्या हो गया बेटा? साइकस हो गया डायोइशियस और यूनिसेक्सुअल प्लांट। ओके, पाइनस बाइसेक्सुअल है, मोनाशियस है, लेकिन साइकस मेल साइकस अलग मिलता है एंड फीमेल साइकस अलग मिलता है। ओके, मेल साइकस प्लांट अलग, फीमेल साइकस प्लांट अलग रहेगा, ध्यान रखना है आप। तो जो स्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स लीड टू मेल गैमेटोफाइट, ओके, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगे। while मेगास्पोर, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन? सर नो सर। हाँ बेटा, यस एक क्वेश्चन पूछना था। किसी को कोई डाउट है क्या? डन के लिए पूछा या फिर किसी की और दो ओवरलैप हो रहे थे साउंड? सर डाउट है कोई कुछ पूछो। हाँ बोलो ना बेटा। सर, सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसका है? हाँ, सबसे बड़ा गैमेटोफाइट साइकस में होता है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। साइकस में सबसे बड़ा फीमेल गैमेटोफाइट होता है, साइकस में सबसे बड़ा ओव्यूल होता है। ये हम कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे आगे। ओके, ओके सर। तो सबसे बड़ा फीमेल गैमेटोफाइट, पहली बात तो गैमेटोफाइट में बड़ा है फीमेल गैमेटोफाइट क्योंकि वो मेगास्पोर से बन रहा है बड़ा। ओके, और उसमें भी सभी जिम्नोस्पर्म्स में सभी में सबसे बड़ा फीमेल गैमेटोफाइट किसका मिलता है? साइकस का मिलता है। ओव्यूल भी सबसे बड़ा साइकस का मिलेगा, साइकस रिवोल्यूटा। ओके, जो स्पोर बियरिंग लीव्स है वो कोनाइकल शेप बना लेती हैं, टेरिडोफाइट्स में भी हमने कहा था। ओके, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में भी हमने वहां पर कोन और स्ट्रोबिलस दो में पढ़ा था, यहाँ पर सभी में होगा क्योंकि यहाँ पर सभी जिम्नोस्पर्म्स में हेटेरोस्पोरी है। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होगी, माइक्रोस्पोरोफिल्स मतलब जिस ऐसी लीव जिसमें माइक्रोस्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स मतलब लीव्स बियरिंग माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स कोन लाइक अपीयरेंस बनाएगी, जिसको हम मेल स्ट्रोबिलस, मेल लैक्स, स्ट्रोबिलस और लैक्स, ओके, और माइक्रोस्पोरेंजिएट ये टर्म देंगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा मेल गैमेटोफाइट। ओके, जो स्मॉल स्पोर्स बियरिंग लीव्स है, माइक्रोस्पोर बियरिंग लीव्स, वो कोनाइकल अरेंजमेंट करके तो स्मॉल कोन्स वहां पर स्मॉल साइज वाले कोन बनाएगी। ओके, स्मॉल साइज कोन बनाएगी, उनको हम मेल स्ट्रोबिलस, मेल लैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे, और जो फर्दर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से मेगास्पोरोफिल,
मेगास्पोरोफिल्स मतलब जिनमें मेगास्पोर प्रेजेंट है, जिनकी उसके ऊपर, ऐसी स्पोरोफिल्स जिन्होंने मेगास्पोर पेयर करके रखे हैं, वो भी कोन लाइक अपीयरेंस, लेकिन वो कोन रहेंगे बिग इन साइज, ओके, लार्ज साइज कोन रहेंगे वो। छोटे कोन रहेंगे और बड़े कोन रहेंगे। जो छोटे कोन रहेंगे वो आगे लीड करेंगे मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, ओके। जो बड़े कोन रहेंगे उनको हम कहेंगे फीमेल स्ट्रोबिलस, सिंगल को स्ट्रोबिलस, यूनिको स्ट्रोबिलाया, ओके। फीमेल स्ट्रोबिलस, फीमेल लैक्स और मैक्रोस्पोरेंजिएट, मैक्रोस्पोरेंजिएट वो रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। और अभी अभी हमने पढ़ा मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस हो जाएगा फिर आगे डेवलपमेंट में, हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर बट मल्टी सेलुलर, मतलब मेनी सेल कंटेनिंग होगा, ओके। हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर, मेनी सेल कंटेनिंग स्ट्रक्चर, सिंगल सेल वाला है, मल्टी सेलुलर है, मेनी सेल्स कंटेनिंग है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक दो मेल गैमेट्स होंगे, लेकिन दो मेल गैमेट में से एक ही एक्टिव मेल गैमेट होता है, ओके। तो इसमें मल्टी सेलुलर, वेजिटेटिव सेल मतलब न्यूट्रिशन देने वाली सेल, ओके, प्लस टू मेल गैमेट्स, वन एक्टिव एंड सेकंड इनएक्टिव। तो एक एक्टिव गैमेट है और दूसरा इनएक्टिव गैमेट है, ओके। तो दो मेल गैमेट्स है, लेकिन दो में से एक ही एक्टिव गैमेट है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ओके। और उसको हम हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर तो क्या बोलते हैं फिर, पोलन ग्रेन, ओके, पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो पॉलिनेशन बोलेंगे उसको हम, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑनटू आर्किगोनिया, क्योंकि आर्किगोनियम जिम्नोस्पर्म तक हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्किगोनियम बोलते हैं। बस एंजियोस्पर्म में हम गाइनोशियम टर्म यूज करते हैं। और तो आर्किगोनियम बाय विंड पॉलिनेशन, ओके, एयर करंट की हेल्प से, विंड एयर करंट की हेल्प से ये पास होते हैं पोलन ग्रेन ओनली। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन एक ही टाइप का होता है, विंड पॉलिनेशन, जबकि एंजियोस्पर्म में बहुत अलग अलग तरह का होता है। कुछ इंसेक्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके, कुछ बर्ड्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाटर से, एयर से, ठीक है। इससे बहुत तरीके होते हैं एंजियोस्पर्म में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एक ही तरीका है, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनेमोफिली, ओके। वाटर मतलब वहां पर एयर करंट से, विंड से पास हो रहे हैं पोलन ग्रेन। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। पॉलिनेशन हो जाने के बाद में पोलन ग्रेन पहुंच गया, पोलन ट्यूब बनाएगा, मेल गैमेट आर्किगोनियम के फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आएगा, ओके। और मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट, जाइगोट बनाएंगे,
स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। गुड। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पर दोनों का फ्यूजन हो रहा है आर्किगोनियम के अंदर। और आर्किगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट पर है, फीमेल गैमेटोफाइट अभी भी पेरेंट प्लांट बॉडी पर ही है। ओके, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट बस ट्रांसफर कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट वहीं पर है। ओके, जो सेकंड वाला कैरेक्टर था सीड बनने के लिए, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन पेरेंट प्लांट बॉडी इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, इससे क्या होगा, जाइगोट बनेगा 2n। ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो को लीड करेगा। ओके, और जब इधर एम्ब्रियो बन रहा है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जाइगोट सिंगल सेल है, इससे डिवीजन से माइटोसिस डिवीजन से यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा मिनी सेल्स वाला जो 2n सेल्स में है। तब उसी टाइम पर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओव्यूल किस में ट्रांसफॉर्म होगा बेटा, सीड में। तो ओव्यूल सीड में, क्योंकि हमने कहा था ना जिम्नोस्पर्म में पहली बार ओव्यूल आता है, मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल मतलब मैक्रोस्पोरेंजिएट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजियम, इसमें मेगास्पोर बन रहा था और मेगास्पोर से फिर आगे फीमेल गैमेटोफाइट बन। ओके, तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो सीड बन गई है और सीड के अंदर क्योंकि मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बना था और मेगास्पोर से फीमेल गैमेट बना था। तो इसका मतलब है कि फीमेल गैमेट आर्किगोनियम के अंदर और आर्किगोनियम मेगास्पोरेंजियम से अटैच थी। तो मेगास्पोरेंजियम सीड में बन रहा है और उसी के अंदर जो गैमेट है वो जाइगोट में और जाइगोट से एम्ब्रियो में बन रहा है। ये जाइगोट और एम्ब्रियो सीड के अंदर बन रहा है, इट मींस। ओके, समझ में आया? मेगास्पोरेंजियम मतलब जिसमें मेगास्पोर बन सकते हैं और मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट बना था। ओके, तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है और उसी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसका जो जाइगोट है उसी के अंदर बनेगा, ओव्यूल के अंदर। ओके, तो सीड के अंदर ये प्रोसेस चल रही है। उधर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, तो जाइगोट बनते से ही यहाँ पर ओव्यूल ट्रांसफॉर्म हो गया सीड में और सीड के अंदर ये जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। इसलिए एम्ब्रियो ये स्ट्रक्चर सीड के अंदर होता है, सीडेड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन अब हम ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से कुछ कंपेयर कर सकते हैं गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में एनसीईआरटी में लिखता है अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ओके, मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जैसा हुआ उसका जैसा जिम्नोस्पर्म में नहीं हो रहा है। जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा है, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन के बाद में भी रिटेन कर रहा है पेरेंट प्लांट बॉडी पर। ओके, तो वहां पर एनसीईआरटी में लिखता है अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ओके, in comparison to bryophyte and pteridophyte,
इनमें क्या होता था, वेयर फीमेल गैमेटोफाइट और मेल, मतलब वहां पर जो गैमेटोफाइट होते थे मेल और फीमेल दोनों ही गैमेटोफाइट, वेयर गैमेटोफाइट्स मेल भी और फीमेल भी, में दोनों, ओके, मेल एज वेल एज फीमेल गैमेटोफाइट। और कुछ कुछ गैमेटोफाइट तो मोनोशियस रहते थे, ओके, मतलब एक ही गैमेटोफाइट पर मेल भी और फीमेल भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आते थे, जैसे मर्केंशिया, सॉरी मर्केंशिया नहीं, मर्केंशिया में तो दो अलग अलग होते थे, मेल थैलस अलग और फीमेल थैलस अलग। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नेचर के रहते थे, ओके, क्लियर, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट थे, where gametophytes were of independent nature, gametophytes are of independent nature, okay, मतलब वो इंडिपेंडेंट ही रहते थे। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा है, इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट तो एयर करंट से ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो छोड़ रहा है वहां पर, ओके, बट फीमेल गैमेटोफाइट वहीं पर है पेरेंट प्लांट बॉडी पर। फीमेल गैमेटोफाइट even after fertilization retain on parent plant body, parent plant body, parent की plant body पर वो वहीं पर रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद में भी। ये कंपैरिजन है वहां पर कि इसमें फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नेचर का नहीं है, ओके, क्लियर बेटा। ये जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो जाता है। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स वहां पर साइकस, पाइनस, जिंकगो, ये प्लांट के डायग्राम वहां पर आपको इमेजेस दी हुई है, ओके। जो ए में साइकस दिया है, उस साइकस का स्टेम आपको प्रॉपर विजिबल नहीं है, वो डायरेक्टली ग्रोथ करता हुआ वहां पर दिखा रहा है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को जिम्नोस्पर्म में कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो। डन, Yes. ओके, गुड।